So, as per KBPY is concerned, I hope इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोग का होने वाला होगा कि नहीं है, जो सर पढ़ा रहे हैं? हाँ सर, चालू है। हाँ, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, स्ट्रक्चर्स कुछ याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। ऐसा ही यार ऑर्गेनिक में मुझे याद है हम लोग ने एक नेमिंग का एक ब्रीफ पढ़ कर लिया था, और शायद नेमिंग हम लोग 31 से पहले पूरा डिटेल में कर भी लेंगे, है ना। तो नेमिंग का कोई इशू नहीं है। मुझे याद है हम लोग ने एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ भी पढ़ा था एक दिन, है ना। मैंने पढ़ा था कि नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ ऐसा? यस सर, एक बार पढ़ा था। एक दिन पढ़ा था। हाँ, मतलब कुछ वो मैंने वो सब भी किया था, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, उनका कंपैरिजन भी देखा था शायद, है ना। नहीं यस सर, हो गया था वो। हाँ, किया था। चलो, हम लोगों के पास 2-3 चीजें बची हुई हैं। एक कई बार टेस्ट पूछ रहा होता है ना, कि भाई इसको डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्ट लिखने के लिए पूछ रहा होता है। कई बार कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्टेबिलिटी सबको लेके पूछ रहा हो। तो 2-3 चीजें हैं पढ़ने के लिए जो 31 से पहले हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। मतलब ऑब्वियसली पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ सकते, बट कुछ रिएक्शंस, कुछ टाइप ऑफ टेस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वो हम लोग पढ़ लेंगे। अब जल्दी से मुझे बताओ, आज कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ लें मैडम? हाँ सर, ठीक है। तो एज पर KBPY इज कंसर्न, KBPY के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम लोग पढ़ लेंगे आज, है ना। सो एज पर first important reaction as per KBPY is concerned, and it is one of the common reaction also. It is ozonolysis reaction. Obviously, as per its name is suggest, as per its name is concerned, ozonolysis reaction. Can we say ozonolysis is nothing but addition of ozone only? So it is, addition of ozone to alkene or alkyne. It is addition for, addition of ozone to alkene or alkyne. अरे लिखे हुआ है ऐसा, एडिशन ऑफ ओजोन टू एल्कीन और एल्काइन। अच्छा, ये रिएक्शन है क्या? कैन वी से दिस मे बी एनी ऑफ द टिपिकल एल्कीन? डू यू थिंक ये कोई भी टिपिकल एल्कीन है? When this alkene is treated with ozone, when this alkene is treated with ozone in presence of zinc and acetic acid, this reaction is known as reductive ozonolysis. और इसका प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना आसान है, बस C डबल बॉन्ड C को ब्रेक करके उस पे ऑक्सीजन को लगा देना है। सो इट इज R डबल डैश एंड R ट्रिपल डैश। उसका प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना समझ में आ रहा है? बस उस C डबल बॉन्ड C को ब्रेक करके मुझे ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन लगा देना होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में या ओजोनोलिसिस रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, if it is CH3CH and double bond CH2 when treated with ozone in presence of zinc and acetic acid, do you think ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता? यस सर। और इसका जो प्रोडक्ट है, इट is CH3CH and double bond O,
and you know it is HCHO. चलो ऐसा ही मुझे इसका प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करके बता दो यार. CH3CH double bond CH and CH3 when treated with ozone in presence of zinc and acetic acid. And similarly, if one of the product is, let's say, double bond when treated with ozone in presence of zinc and acetic acid. इन सबके प्रोडक्ट लिखने हैं बेटा तुम लोगों को, है ना. डू यू थिंक यहाँ ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता था एंड सेम यहाँ ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता था? फर्स्ट वाले केस में क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? Yes, सर sir. C3 सिंगल बॉन्ड C CH3 फिर H CH3 डबल मतलब कुछ और- ऐसा बनेगा कि नहीं? 2 moles of CH3CHO. यस सर. हाँ अच्छा, सर और दूसरे वाले केस में डू यू थिंक इसका जो प्रोडक्ट है इट विल बी डबल बॉन्ड O एंड H? मतलब ऑब्वियसली यार ये एकदम प्ले स्कूल जैसा रिएक्शन है यार. बस वो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना होता है और वो ब्रेक करके O एंड O को लगा देना होता है. यस सर. और ऑब्वियसली उसका अगर प्रोडक्ट भी गिवन है तो रिएक्टेंट भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना. यस सर. ये रिएक्शन के बेस पे एज पर KVPY इज कंसर्न क्वेश्चंस कर लोगे. याद रखो, हो जाएगा रिएक्शन की नहीं? ओजोनोलिसिस. यस सर. चलो बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो. लिख के हो गया जो भी बोर्ड पे है ये? सर यहाँ पे Zn और CH3COH का क्या रोल रहता है? बेटा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम लोग उसका मैकेनिज्म क्या है डिटेल में भाई कम से कम लगभग एक लेक्चर हम लोग यही रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा, है ना, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे. यस सर. ठीक है, बट एज पर KVPY इज कंसर्न इतना याद रखोगे बेटा उसको, है ना. केमिस्ट्री पढ़ेंगे, लगाना है मंडी लगा देता हूँ. हाँ ये लिख के हो गया. सर एक मिनट. डन सर. चलो एक काफी कॉमन सा और रिएक्शन है. इट इज नोन एज आइडोफॉर्म टेस्ट. आइडोफॉर्म टेस्ट. अच्छा, आइडोफॉर्म टेस्ट है क्या? इट इज CH3CHOH and R. Either we have this type of alcohol or if we have, let's say, this type of ketone. CH3CHOHR, CH3COR. Either we have this type of alcohol, aldehyde or ketone. When treated with I2, let's say, iodine in presence of basic medium OH minus,
it get converted itself into CH3CO minus. It gives CHI3 का precipitate and it give I minus. ये CHI3 जैसा क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा? CHCl3. Yes. हाँ सर. तो ये जो CaI3 है, it is known as iodoform and it has pale yellow precipitate. It is pale yellow precipitate है. And as per this pale yellow precipitate is concerned, it is also known as, let's say, iodoform. तो कैन वी से कुछ कंपाउंड ऐसा पेल येलो प्रेसिपिटेट देंगे, कुछ नहीं देंगे. सो दिस रिएक्शन कैन बी यूटिलाइज्ड टू आइडेंटिफाई कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वाला ग्रुप है, कौन से में नहीं है. वैसे ऐसा लिख के हुआ है. हाँ सर. नहीं सर, एक अच्छा, सो हम लोग यहां लिख सकते हैं 10 any alcohol, and thus any alcohol containing CH3CH, any alcohol containing CH3CHOH or any aldehyde or ketone containing CH3 and CO group. So any alcohol containing CH3CHOH group or any aldehyde or ketone containing CH3CO group can give, pale yellow precipitate, can give pale yellow precipitate with I2 in basic medium. और ये जो टेस्ट है, दिस टेस्ट इज नोन एज आइडोफॉर्म टेस्ट. ये जो टेस्ट है, दिस टेस्ट इज नोन एज आइडोफॉर्म टेस्ट. इसके बेस पे किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे अभी समझ लेंगे हम लोग. डन सर. डन. सो नेक्स्ट में किया हुआ है शायद. ये किया हुआ है आइडोफॉर्म टेस्ट ये सर. यस क्या हुआ? यस हाँ सर, ये सब किया था आपने. प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक एसिड इसमें थोड़े टेस्ट किए थे. देखो तुम लोग बता ही नहीं रहे हो फिर. चलो कोई बात नहीं, ये आइडोफॉर्म टेस्ट किया हुआ था. यस सर. यस सर. केवीपाई के लेक्चर को काफी टाइम हो गया है ना. और वो सब भी किया था ना, कौन कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन कौन नहीं देगा. यस सर, वो एक क्वेश्चन किया था. चलो फिर तो हम लोग, और वो इसके अलावा और कौन कौन टेस्ट किए मैंने पहले से बता दो मुझे. सर एक मिनट. बेयर्स रिएजेंट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट. यस, वो भी किया है. बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट बाइकार्बोनेट टेस्ट, बाइकार्बोनेट टेस्ट किया है. मींस इस तरह के टेस्ट सारे किए हुए हैं शायद, है ना. एक लूकास टेस्ट और एक डाइक्रोमेट टेस्ट.
हाँ और सर। लुकास टेस्ट, डाइक्रोमेट टेस्ट, ओके। तो टेस्ट मोर ऑफ लेस हम लोगों ने फिर सारे कर लिए हैं जितना तुम केवीपीआई के लिए पढ़ सकते हो बेसिकली, है ना? यस अच्छा, पीपीआर बेटा वो पीपीआर नहीं है, वो पीपीटी है ना, प्रेसिपिटेट। चलो फिर तुम लोग को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और उसकी स्टेबिलिटी पढ़नी चाहिए, है ना? उसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना? सो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये डेफिनेशन पता है बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होता है बेटा? वो डेफिनेशन है कि नहीं पता हुआ कि वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते थे, एक्चुअली में कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, बट फाइनली रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होने वाला है वो, है ना? हाँ सर। Okay, so to compare stability of resonating structure, you can say following rules should be considered. Following rules should be considered to compare. Following rules should be considered to compare stability of resonating structure following rules should be considered to compare stability of resonating structure in given sequence only. Following rules should be considered to compare stability of resonating structure in given sequence only. Let's say first rule is it is maximum number of covalent bond. First rule, maximum number of covalent bond. Maximum number of covalent bond means, do you think that covalent bond बनते समय एनर्जी रिलीज होगा कि एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा? या एनर्जी रिलीज होगा कि एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा? हम लोग को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा या रिलीज होगा? किसी भी बॉन्ड के बनते समय रिलीज करना, एनर्जी रिलीज होगा। तो डू यू थिंक जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी? सो यू नो विच एवर resonating structure consists more number of covalent bond is found to be more stable. Whichever resonating structure consists more number of covalent bond is found to be more stable. तो लेकिन रेजोनेंस का यूज क्या है? मतलब वो हाइपोथेटिकल है तो वो सब लोग जीओसी में काफी डिटेल में पढ़ेंगे, बट एज पर केवीपीआई हम लोग सिर्फ इतना समझना चाहते हैं बेटा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसको तुझे सॉल्व कैसे करना है, बस, है ना? ओके, यही पर्पस है ना इस लेक्चर्स का। हाँ ठीक है, बाकी तो डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर है जो आईयूपीएसी नेमिंग के बाद आएगा। जैसा फॉर एग्जांपल इफ इट इज CH3 यहाँ पॉजिटिव चार्ज एंड CH3 एंड Cl, एक सपोज ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एंड इट्स अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
is CH3 and Cl and plus and this. Can you suggest me out of these two resonating structure, which resonating structure is more stable? Second. Second one. Second. The second one. सेकेंड वन मोर स्टेबल, और क्यों ज्यादा स्टेबल है? सिंपल सा है, ड्यू टू डबल बॉन्ड। मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, है ना। ऑब्वियसली उसमें ज्यादा, मतलब एक एडिशनल पाई बॉन्ड है कि नहीं है उसमें? यस सर। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी ऐसा लिख सकते हो कि सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से। सर बट ये दोनों तो इंटरचेंज करेंगे ना अपना स्टेट कंटिन्यूअसली। हाँ तो बेटा ऑब्वियसली दोनों अपना, नहीं ऐसा नहीं होता कि दोनों अपना स्टेट कंटिन्यूअसली चेंज करते हैं। इन Means दोनों में से कोई interchange. एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, इन दोनों में से कोई एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। एक्चुअली जो एग्जिस्ट करता है वो इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड है ना? ओके सर। ये तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स है बेटा बस। क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये लेट्स से फर्स्ट रूल था। ऐसे 4-5 रूल्स हैं और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे स्टेबिलिटी कंपैरिजन के। लेट्स से सेकंड रूल इज ऑब्वियसली लेट्स से इट इज ऑक्टेट कंप्लीशन। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होता होगा? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता होगा कि इनकम्प्लीट होता होगा? कंप्लीट। कंप्लीट। चलो उसको लिख लेते हैं, whichever resonating structure has complete octet, whichever resonating structure has complete octet for more number of atoms, whichever resonating structure has complete octet for more number of atoms, it will be more stable. It will be more stable. जैसा सपोज मैं इसी ये एग्जांपल लिख लिया था, मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड वाला। यस सर, हो गया। जैसे सपोज मैं इसी एग्जांपल में देख लेता हूं पहले। अगर मैं ऑक्टेट कंप्लीशन चेक करना चाहूं, फॉर एग्जांपल फॉर दिस कार्बन के पास ऑलरेडी वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं बेटा यहाँ? 4। सो डू यू थिंक और 4 बॉन्ड बना सकता है ये? तो सब मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए कि नहीं हो जाने चाहिए? यस सर। अच्छा, तो 4 + 4 लेट्स से ऐसा करके, है ना। आई होप मुझे क्लोरीन और दूसरे वाले कार्बन का भी शायद चेक करने की जरूरत नहीं है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट ही है। I can just check the octet completion for this carbon. Carbon, do you think 4 - 1 positive charge is carbon के ऊपर? Yes. And it is forming 3 more bonds. So do you think in the valence shell of the central carbon we have just 6 electrons? Yes or no? Yes. So do you think in first structure except central carbon बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है? तो दूसरे वाले स्ट्रक्चर में, डू यू थिंक दूसरे वाले स्ट्रक्चर में अगर मुझे कोई कंफ्यूजन है भी, तो किसके लिए कंफ्यूजन हो सकता है बस मैक्सिमम? डू यू थिंक दिस क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है? यस सर। बाकी सब Yes. का ऑक्टेट। बाकी सब तो भाई ऑक्टेट कंप्लीट है ही, है ना। क्लोरीन के वैलेंस सेल में वी हैव 7 इलेक्ट्रॉन, -1 क्यों किया? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। एंड वी हैव लेट्स से कितने बॉन्ड्स बना रहा है बेटा सब मिला के?
टू बॉन्ड्स बना रहा है, तो डू थिंक ये भी सब मिला के कितना हो जाता? 8। ये सुनो, बेटा वो समझ में आ रहा है कि सेकंड वाले स्ट्रक्चर में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। यस सर। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट कंप्लीशन रूल आल्सो कौन सा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए इसमें, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सेकंड। सेकंड। मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से भी कौन ज्यादा स्टेबल हो रहा था, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सेकंड वाला। तो इसमें तो शायद कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? बट इफ यू सी अनदर एग्जांपल हियर, सपोज वी हैव phosphorus and hydrogen and let's say we have negative charge on this carbon. It's another resonating structure may be phosphorus double bond and phosphorus having negative charge. Suppose if we have these two resonating structure here, फर्स्ट वाले केस में ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? अच्छा, किस पे डाउट हो सकता है ऑक्टेट कंप्लीशन का, पहले मुझे ये बताओ। फॉस्फोरस पे सिर्फ कोई डाउट नहीं है यार। फॉस्फोरस तो ऑब्वियसली 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, और 3 बॉन्ड बना लिए है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो शायद जिसपे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उस पे कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे लगता है। नहीं? हाँ सर। यस सर। चलो, नाउ इफ यू सी दिस नेगेटिव चार्ज, कार्बन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। यस सर। नेगेटिव का मीनिंग हो गया 7 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके वैलेंस शेल में। और ये कितने बॉन्ड बनाए बेटा उस कार्बन ने? 4 होते हैं। 4 होते हैं ना कार्बन में। 2,4 होता है ना, तो 4 + 1 है ना नेगेटिव चार्ज का मीनिंग। और उस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए वहां? 2। तीसरा हाइड्रोजन तो दिख नहीं रहा है ना? अगर हाँ सर। 3 ही बॉन्ड तो बनाएगा। हम्म। ऑब्वियसली जैसे ऐसा नहीं समझेगा कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 1 हाइड्रोजन तो हो गए ना कम से कम। यस और यस सर। तो डू यू थिंक फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है? सो इट इज ऑक्टेट कंप्लीशन। अच्छा, दूसरे वाले केस में कौन सा डाउटफुल हो सकता है एटम? सर वो लोन पेयर का क्या किया, वो समझ नहीं आया। मतलब लोन पेयर मींस एक नेगेटिव चार्ज है ना उस पे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का पहले से ही, एक और आया तो ही तो नेगेटिव चार्ज बनेगा। यस सर। तो 4 पहले से ही था कार्बन पे, एक और आ गया तो नेगेटिव चार्ज बन गया, और 3 बॉन्ड बनाए हैं तो सब मिला के 8 हो गया उसका। यस सर, क्लियर है। अच्छा, जो दूसरा वाला फास्फोरस है यहाँ, तो वो फास्फोरस पे ही डाउट हो सकता है कि नहीं? तो फास्फोरस का भी चेक कर लेते हैं, लेट्स से। हाँ सर। अच्छा, फास्फोरस के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां? 5। डू यू थिंक एक और आ गया 5 + 1 है ना, 6 हो गए। और कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं उसने? 4। तो डू यू थिंक सब मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10। यस सर। तो ये हो गया सुपर ऑक्टेट। सुपर सुपर ऑक्टेट या हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट, है ना? ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया है। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? इन दोनों में से कौन सा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है कि सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वाला। सेकंड वाला। सेकंड वाला। सेकंड वाला है। क्या? सेकंड वाला ज्यादा। सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि कभी भी 2 रूल्स में अगर कंफ्यूजन है तो मुझे फर्स्ट वाला रूल चेक करना है। यू हैव टू सी all the thing in a given sequence only.
So more stable due to more number of covalent bond. Are you getting? Yes, sir. बेटा देखो, मैंने पहले भी लिखा है कि जो सारे रूल्स देखने हैं वो उसी सीक्वेंस में चेक करने हैं तुम लोगों को। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ही लेट्स से थर्ड रूल इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। As per charge distribution is concerned, can we say more electropositive atom should have positive charge and more electronegative atom can have negative charge. Yes or no? More electropositive atom should have positive charge and more electronegative atom should have negative charge. नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? For example, if we have CH3, it is OH and it is NH2. एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें से ऐसा है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें से ऐसा है. So out of A, B and C, order of stability. Out of A, B and C, order of stability तुम लोगों को बताना है. CAB. Yes, sir. Your answer should be C more than B more than A. Yes, sir. और वैसा सब बच्चों को आ पा रहा है कि नहीं? सर B A ज्यादा होना चाहिए ना? क्यों? सबसे पहले पहला रूल चेक करेगा. यस सर. फिर सेकंड रूल चेक करेगा, फिर थर्ड रूल. तो पहला ही रूल क्या है? मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड. यस सर. या मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है ना. ना उसके हिसाब से A सबसे कम हो गया. यस सर. अच्छा, B और C में मैं कोवेलेंट बॉन्ड से चेक नहीं कर पाऊंगा, मैं ना ही पाई बॉन्ड से चेक कर पाऊंगा. तो मुझे जाना पड़ेगा थर्ड रूल पे, है ना. नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में. तो CBA शुड बी योर आंसर. गॉट इट सर.
थोड़े ये समझ के हुआ थर्ड वाला? सर 1 मिनट लिखना है। डन सर। Okay, next is fourth rule is charge separation, है ना? जैसा एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक चार्ज सेपरेशन है. चार्ज सेपरेशन मीन्स as as distance between opposite charges. As distance between opposite charge increases. As distance between opposite charge increases, बेटा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? बेटा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? Increase. As distance between opposite charge increases, potential energy increases. Yes or no? Yes, sir. So as Yes, distance between opposite charge increases, potential energy increases, and stability क्या हो जाता? कहाँ पे हो? थोड़ा स्टेबिलिटी क्या होता है इसका? Increases. Sorry, decreases. Stability decreases. अच्छा, similarly as distance between like charge increases, can we say stability increases? रूट की उस साइड हो गया, एसबीआई की साइड नहीं हो गया. अच्छा ठीक, हाँ ठीक, मैं आ रहा हूँ. ठीक है, मैं आ रहा हूँ. थोड़ा लिख के हुआ है सर? यस सर। मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को अच्छे से? Yes, sir. हाँ. जैसा फॉर एग्जाम्पल सपोज एक मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर है डाइफिनाइल, है ना? मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर है डाइफिनाइल, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है. इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ प्लस चार्ज दिस एंड दिस, यहाँ ये माइनस चार्ज दिस एंड दिस. इट्स अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी यहाँ डबल बॉन्ड दिस एंड दिस, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ मेरे पास सपोज नेगेटिव चार्ज है, एंड सो ऑन. सो आउट ऑफ ए बी एंड सी, तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से मुझे तुम लोगों को स्टेबिलिटी कंपैरिजन बताना है बेटा, है ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं?
हाँ ये इधर से एक ना मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को? तो शायद से ABC सर जरा डिस्टर्बेंस आ रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है मेरा? थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? नो सर। नहीं सर, ब्रेक नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, पर चलता है वो। अच्छा, साइड डिस्टेंस है हाँ, ये कुछ बच्चे हैं जो परेशान कर रहे हैं। जब हम आएंगे तब बनाना। और इसका आंसर क्या आ रहा है भाई? ABC ABC है ना, ABC मेरा उसका आंसर है ना। एक बार ये चारों रूल्स रिवाइज कर लो, मैं थोड़ी देर में बस क्वेश्चन करा रहा हूँ, मुझे बस 2 मिनट का ब्रेक देना बेटा, है ना? ठीक है, चारों रूल्स रिवाइज करो, फिर हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। हाँ बच्चों, चारों रूल्स रिवाइज हो गए मैं तुम्हारे? हाँ, मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। हाँ सर। हाँ, चारों रूल्स रिवाइज और कर लिया तुम लोगों ने? चलो मेरे लिए अभी क्वेश्चन करके दिखाओ तुम लोग, है ना? तो क्वेश्चन तुम लोग चाहो तो लिख लो, अरेंज फॉलोइंग इनटू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, है ना? अरेंज फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनटू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्वेश्चन लिखा तुम लोगों ने? यस सर। Arrange following resonating structure into decreasing order of their stability. सर एक बार पहले वाली स्लाइड बता सकते हो? इससे जस्ट पहले वाला क्या, ये वाला? हाँ सर, इसका आंसर नहीं बता। अच्छा, इसका आंसर बेटा, इसका आंसर A more than B more than C। But can we say फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन है वो 0 है, वो न्यूट्रल है? हाँ। दूसरे वाले केस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन है और लास्ट तक आते आते तो सेपरेशन और बढ़ गया है ना? हाँ। तो जैसे से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, है ना? क्लियर? अच्छा, अभी शायद क्वेश्चन लिखा है तुम लोगों ने, अरेंज फॉलोइंग इनटू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, और इसको स्टेबिलिटी को अरेंज करने के लिए लेट्स से फर्स्ट वन, जो मेरे पास फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यहाँ, इट इज CH2, इट इज लेट्स से N प्लस एंड ट्रिपल बॉन्ड N एंड माइनस, ये एक स्ट्रक्चर है। इट्स अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मे बी, लेट्स से इट इज C double bond N, it is plus
and let's say it is n minus. ये another resonating structure, its another structure should be CH2. It is, you know, n having positive charge, and it is plus and it is minus, it is C, and another structure should be CH2. It is n double bond n, it is plus and it is minus, ये D है. So you have to arrange A, B, C, D into decreasing order of their stability. मतलब क्वेश्चन का मीनिंग समझ लिया तुम लोगों ने कि नहीं? ये मेरा आवाज तुम लोगों को क्लियरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है आवाज. अरे फिर तुम लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे तुम लोग यार. Out of A, B, C, D, different resonating structure, you have to compare their stability. तुम लोग मुझे चैट में लिख के ही बता सकते हो आंसर इसका. You have to arrange following into decreasing order of their stability. मुझे कुछ बच्चों का आंसर तो मिल रहा है यार यहाँ, है ना? किसी बच्चे ने मुझे आंसर बताया है BADC, किसी ने BACD, किसी ने ABDC और किसी ने BACD. अच्छा, BACD काफी बच्चों का आंसर आ रहा है यार, है ना? चलो चेक भी कर लेते हैं. फर्स्ट यू हैव टू सी मोस्ट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स. So yeah, more number of covalent bond. So A option and B option consists more number of covalent bond. So B should be most stable. B के बाद obviously it should be A. C and D consist same number of pi bond. So next should be C and next should be D. ये बच्चे ऐसा ही आंसर आना चाहिए कि नहीं? यस सर. किसी बच्चों को इसमें कोई डाउट है? यस सर, आप वापस एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं. Yes, the first rule में देखूंगा maximum number of covalent bond. So if you Yes, see sir. A option and B option consist same number of covalent bond more than that of C and D option, है ना? यस सर. सिग्मा बॉन्ड तो सब में सेम ही है, बस मुझे पाई बॉन्ड चेक कर लो बस चाहो तो, है ना? हाँ सर. Yes. So as per A and B consist same number of pi bond है, octet भी सबका complete है. एक में नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और एक में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है. नाइट्रोजन being more electronegative should have negative charge, है ना? हाँ सर. So your answer should be BACD. Okay. Clear? Yes sir, clear sir. Okay. Now as per question number 2 is concerned, एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेस पे, या सिंपल सा अगर मुझे समझना है तो डू यू थिंक यहाँ नाइट्रोजन प्लस है और यहाँ O माइनस है? यहाँ मेरे पास एक N ट्रिपल बॉन्ड N and O माइनस है, and it's another resonating structure. Let's say we have N double bond N, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ डबल बॉन्ड O है.
out of these two resonating structure, let's say it is A and this resonating structure is B. Can you suggest me दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? सर ए ज्यादा स्टेबल होगा। यस, क्यों ज्यादा होना चाहिए ए ज्यादा स्टेबल? सर क्योंकि दोनों में कोवैलेंट बॉन्ड्स तो सेम है बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करने पे वो आता है। वेरी गुड, है ना। चलो एक और एग्जांपल इसका स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपेयर करने का। इफ वी हैव CH2, ना तुम लोग को ज्यादा मेरे यहाँ से डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा बहुत ज्यादा? नहीं सर। चलो बढ़िया, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ बेसिकली, लेक्चर हो जाएगा बट, है ना। यस सर। So it is minus and let's say it is plus and it is let's say plus and it is minus। एक ये let's say resonating structure है, it's another resonating structure is CH2, it is CH, nitrogen having positive charge, it is O minus and it is O minus, and again you can imagine let's say this carbon having positive charge, एक ये resonating structure है। इसी में if I have another resonating structure, it is CH2 plus, you know, CH minus, it is N having positive charge, it is double bond O and O minus। तो ये देख लेते हैं, out of A it is B and it is C। out of A, B, C, 3 resonating structures, you have to just compare their stability। out of A, B and C, you have to compare their stability। रूल वाइज जाना है ना, फर्स्ट इज मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीशन, यू नो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद चार्ज सेपरेशन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए इसमें? सी। थोड़ा याद रखना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो रूल है वो चार्ज सेपरेशन से पहले है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो बी लग रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल। हाँ, तो बी सबसे स्टेबल होना चाहिए। तो बी इज फाउंड टू बी मोस्ट स्टेबल, है ना। उसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और बाकी दोनों केस में कार्बन पे ही, कार्बन और ऑक्सीजन दो पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ दोनों में ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। या सुनो, यस यस। सबसे स्टेबल कौन सा? डू यू थिंक बी? बी के बाद आउट ऑफ ए एंड सी, अभी आउट ऑफ ए एंड सी कौन ज्यादा स्टेबल है? सी, एंड देन इट शुड बी ए। बिटवीन ए एंड सी यू कैन से यहाँ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का रिपल्सन है, लाइक चार्ज, और यहाँ दोनों जो लाइक चार्ज है वो दूर दूर है। यस और नो? यस सर। यस सर। मतलब कुछ ऐसा केवीपीवाई में ऐसा आसान सा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे स्टेबिलिटी कंपैरिजन? हाँ सर। चलो बढ़िया, ये कुछ रूल्स याद रखना, बाकी जब हम लोग यू नो जीओसी पढ़ेंगे अपने नॉर्मल लेक्चर में तो काफी डिटेल में है ये सब चीजें, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज यू कैन से हाइपर कॉन्जुगेशन। उस ये नाम सुना तुम लोगों ने, कॉन्जुगेशन?
एसिड भी क्या होता है कॉन्जुगेशन, थोड़ा बताओ मुझे। जॉइनिंग। कॉन्जुगेशन क्या होता है वैसे? डू थिंक कुछ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट होता है तो उसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं? कुछ पढ़ा है ऐसा कि नहीं? जैसे बेंजीन कंसिस्ट पाई पाई कॉन्जुगेशन, कुछ सुना है ऐसा? नहीं। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कार्बोकैटायन कॉमा फ्री रेडिकल और एल्कीन। Number of hyper conjugating structure of given carbocation, free radical or alkene is number of alpha hydrogens with respect to pi orbital. Number of hyper conjugating structure of given carbocation, comma free radical or alkene is number of alpha hydrogen with respect to pi orbital. For example, अच्छा ये क्या होता है बेटा? अल्फा बीटा क्या है? पढ़ाया था मैंने एक बार, मुझे याद है केबीसीवाई वाले लेक्चर्स में पहले भी। क्या होता था अल्फा? ये अल्फा बीटा गामा। अल्फा का मतलब होता था नेक्स्ट कार्बन, है ना? अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, याद है? सर एक और बार बता देंगे? अच्छा देखो मैं फिर से बता देता हूँ ना। जैसे सपोज अगर मेरे पास ये कार्बोकैटायन है CH3CH2+, तो इस पॉजिटिव कार्बन के नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उससे कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 3। So you know here it has 3 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा का मतलब है नेक्स्ट टू दैट पर्टिकुलर रेफरेंस थिंग, है ना? बीटा हो जाता नेक्स्ट टू नेक्स्ट, गामा हो जाता नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट, है ना? तो इट हैज 3 अल्फा हाइड्रोजन और यू कैन से 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। Similarly, if we have CH3 CH+ and CH3, it has how many hyper conjugating structure? 6. इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ HC, है ना? हाइपर कॉन्जुगेशन। मिडल वाला नहीं बेटा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे हाइड्रोजन चेक करते हैं, वही तो होगा अल्फा नेक्स्ट, है ना? जैसा सपोज अगर मैं इसमें कंपेयर करूं, लेट्स से अब ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है सपोज, या यू कैन इमेजिन मेरे पास ऐसा रेडिकल है CH2CH3। अच्छा रेडिकल का मीनिंग होता है बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना? रेडिकल का जो मीनिंग है इट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। या लेट्स से मेरे पास कुछ इस टाइप का एल्कीन है, प्रोपीन। You have to just find out number of hyper conjugating structures there.
कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं बेटा ये साइक्लिक वाले केस में? 4 नहीं बेटा, समर्थ ने सही बताया, उसमें 7 होने चाहिए। 7 देखो कैसा इमेजिन कर सकते हो। डू यू थिंक वी हैव 2 हाइड्रोजन्स हियर एंड 2 हाइड्रोजन्स हियर एंड 3 हाइड्रोजन्स हियर? यस प्रीतम, तुम्हारा सही है। अच्छा, उसके नेक्स्ट में हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी देयर? 8 8 नहीं बेटा, 5। अच्छा, 5 कौन कौन से 5 हैं? एक ये 3 और एक ये 2। सुनो, यस यस सर। अच्छा, लास्ट वाले केस में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, we should have how many hyper conjugating structure there? 0 Do you think ये मेरे पास पाई बॉन्ड्स वाले ऑर्बिटल्स हैं यहाँ? तो पाई बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन पे we have how many hydrogens? 3 hydrogens. 3. So यहाँ we have 3 hyper conjugating structure. पाई बॉन्ड के जो नेक्स्ट वाला कार्बन है, इट इज अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन, और जितने भी हाइड्रोजन उस कार्बन से कनेक्टेड है उन सबका नाम अल्फा हाइड्रोजन भी है। क्लियर? यस यस सर आप डबल बॉन्ड वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस सर। डबल बॉन्ड वाले जो भी ऑर्बिटल्स हैं वो पाई ऑर्बिटल है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, पाई ऑर्बिटल से जो नेक्स्ट वाला कार्बन है इट इज नोन एज अल्फा कार्बन, and whatever number of hydrogen attached with alpha carbon is known as alpha hydrogens. हाँ सर, समझ गए। ओके सर। ये लिखे हुआ है सर? Yes, sir. अच्छा, एक स्टेटमेंट यहाँ और लिख सकते हो तुम लोग। मैं कुछ डिक्टेट करूं, बड़ा लिख पाओगे अपने आप से कि नहीं? यस सर। यस चलो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, उसको लिखना। एज नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज। सर आपकी सर आवाज आवाज चली गई। क्या आवाज नहीं आ रही थी सर बीच में? यस, अभी आ रहा है मेरा आवाज कि नहीं? यस सर। ठीक है, वो लिखो। एज नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, stability increases. As number of hyper conjugating structure increases, stability increases. लिख के हुआ ऐसा? यस सर। फिर एक क्वेश्चन लिख लो ऐसा इसके बेस पे कंपेयर करने के लिए। Arrange following into decreasing order of their stability. Arrange following into decreasing order of their stability. In which first example is if it is CH3 and CH3 positive charge, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना? I can say it is A, it is B and it is C.
सेकंड वाले केस में तो सी वाले पार्ट में वो Cl है कि C है? सी है ना, सेंटर में वो सी। तीनों क्वेश्चन समझे तुम लोगों ने, क्या करना है तुम लोगों को? यस सर। You have to arrange these following into decreasing order of their stability. कुछ बच्चे मुझे सही आंसर दे भी रहे हैं यार। यस, जयवल, सानिया, तुम दोनों का सही है बेटा। स्निग्धा तुम्हारा भी सही है। समर्थ तुम्हारा भी सही था। तो फर्स्ट वाले केस में योर आंसर शुड बी CAB। How many hyper सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अभी ठीक है सर। अभी अच्छे से आ रहा है कि नहीं? यस सर। So if you see number of hyperconjugating structure is concerned, यहाँ जो number of सर अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अभी भी नहीं आ रही। फर्स्ट वाले केस में जो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है वो 6 है, 2 है, 9 है, सेम एज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। क्लियर? बेटा उतना है कि नहीं है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स? यस सर। Yes, sir. तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वी हैव सेम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आल्सो। सो इट इज 9, 6 एंड 2 के ऑर्डर में इट इज C विल बी मोस्ट स्टेबल, C के बाद A एंड A के बाद इट इज B। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में फर्स्ट वाले में वी हैव हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर? 7, 7,
बी में 1 1, सी में 3 सी में है ऑब्वियसली 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, और डी में 4 डी में वी हैव 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर. सो इफ यू सी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबसे स्टेबल हो गया इसमें लेट्स से ए के बाद इट इज डी, डी के बाद इट इज सी, एंड सी के बाद इट इज बी. बी में 1 कैसा है? किसमें बेटा? बी वाला बी में 1 इसलिए है क्योंकि यहाँ एक ही हाइड्रोजन है ना बस. बेटा वो जो पाई ऑर्बिटल है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन अटैच है बेसिकली है. ऐसा ही इफ यू सी थर्ड वाला जो है कंपैरिजन with respect to pi orbital, with respect to pi bond. फर्स्ट वाले केस में we have how many alpha hydrogens? Do you think 8? Yes sir, 8. It is same as number of alpha hydrogens. Second वाले केस में we have 12 number of alpha hydrogens, same as number of hyperconjugating structure. C वाले केस में we should have 2 number of alpha hydrogens. So जितने number of alpha hydrogen है we have same number of hyperconjugating structures also. सर ए में कैसे 8 होगा? With 3 plus 3 plus 2. सर ऊपर का CH3 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 तीन तो वही हो गए और 2 हो गए हाइड्रोजन्स के. ओके. थोड़ा समझा कि नहीं? Yes, yes, थर्ड का sir. ए वाला नहीं समझा. तो विद रिस्पेक्ट टू पाई ऑर्बिटल्स जितने भी नेक्स्ट वाले कार्बन हैं टेक्निकली उनके हाइड्रोजन मुझे चेक करने हैं बस, है ना. इस पाई बॉन्ड के नेक्स्ट वाले हाइड्रोजन मुझे चेक करने हैं. फर्स्ट वाले में आई हैव 8 हाइड्रोजन, सेकंड वाले में वी हैव 12 हाइड्रोजन, थर्ड वाले में वी हैव 2 हाइड्रोजन. क्लियर? हाँ सर. अच्छा तो यहाँ जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी का इट शुड बी B should be more stable than A should be more stable than C. Yes or no? Yes sir. Yes, तो मेरे पास आंसर आ जाता B A C. तो लिख के हुआ है ऐसा? Yes sir, हो गया. Okay. Now if you see the fourth example.
फोर्थ वाले केस में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? फोर के ए ऑप्शन में वी हैव सर बी वाला ज्यादा स्टेबल। फोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। बी वाले केस में वी हैव 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। सी वाले केस में वी हैव जस्ट 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। So your answer should be B more than A more than C. फिफ्थ वाले केस में क्या आंसर है? मैडम फिफ्थ वाले केस में कौन सा आंसर है? स्टेबल है। कौन सा? ए। Yes, A should be more stable than B. Since if we see with respect to pi orbital, do you think यहाँ 6 hyperconjugating structure है? यस सर। और यहाँ 2 hyperconjugating structure है। With respect to pi bond, you have to just check number of alpha hydrogens. हमें क्लियर है? यस बेटा उसका हाइपर कॉन्जुगेशन और उसका यूज समझ लिया तुम लोगों ने? यस सर। यस तो इससे रिलेटेड वो आएगा, शायद क्वेश्चंस कर लोगे फिर, है ना? सेम एक उसमें टर्म पूछा जा सकता है एरोमेटिसिटी। ये पढ़ा था क्या बेटा हम लोग लास्ट क्लास में कभी? नहीं सर। अच्छा ठीक है, चलो इसको पढ़ लेंगे अभी। एरोमेटिसिटी कुछ पढ़ा है इससे पहले? कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा नाम सुना है कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है? यस सर। यस सर। अच्छा तो एक हम लोग यहाँ कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एक साइंटिस्ट, क्या होगा ये? जर्मन होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ सर। तो अकॉर्डिंग टू लेट्स से हकल रूल, एक साइंटिस्ट लेट्स से इसका नाम हकल। सो अकॉर्डिंग टू हकल रूल, any compound containing four n plus 2 pi electrons can participate in cyclic delocalization. Any compound containing 4n plus 2 pi electron which can participate in cyclic delocalization is found to be aromatic. मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? सर बीच बीच में मतलब बीच बीच में जा रहा है। बीच में नहीं आ रहा। ठीक है, अभी ये डेफिनेशन लिख लो। मैं शायद एक ब्रिज के ऊपर हूँ तो थोड़ी सी आवाज नेटवर्क इशू हो सकता है यहाँ, है ना? एक बार लिख लो बेटा उसको पहले। बस लिखने में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। दिख रहा है।
चलो अभी आवाज क्लियर है मेरी? Yes, sir. Okay. So which can participate in cyclic delocalization is found to be aromatic. For example, भाई बेंजीन में we have how many pi electrons? 6. 6. Obviously हर एक pi bond में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. So it has 6 pi electron. तो ये जो 4n plus 2 pi है वहाँ n का वैल्यू में 1 बोल सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, तो ये एरोमेटिक है। ऐसा ही लेट्स से वी हैव दिस कंपाउंड, क्या है बेटा इस कंपाउंड का नाम? Dibenzene. डाइमेंशन। किसी बच्चों को इस कंपाउंड का कॉमन नेम पता है? सर नेप्थलीन है। यस, ये बेंजीन है, नेप्थलीन। ये नफ्तालीन है। Benzene, naphthalene, and anthracene. Naphthalene consists how many pi electrons? 10. Aromatic compound. n pi इलेक्ट्रॉन, उसमें 5 बॉन्ड है तो यहाँ n का वैल्यू 2 आ गया। Anthracene consists how many pi electrons? 14. 14. N equal to 3 aromatic. Equals to 3 और aromatic होगा। So it is aromatic. Do you think it is aromatic? Yes, sir. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये पाई इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है बेटा? ये 3 तो हो गया एरोमेटिक, कोई इशू नहीं है ना। ये पाई इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है? Number of electrons involved in pi bond. पाई बॉन्ड, तो वो लोन पेयर भी हो सकता है क्या? तो लोन पेयर भी तो पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं करेगा? हाँ सर, कर सकता है। चलो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, रुको। ये लिख के हो गया जो भी बोर्ड पे है? यस सर सर। एक answer. So out of following select aromatic compound. Out of following select aromatic compound. इसमें फर्स्ट वन,
तो ये आउट ऑफ द 9 कंपाउंड यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट कौन कौन से उसमें से एरोमेटिक है, कौन से एरोमेटिक नहीं है ना? क्वेश्चन लिख के हुआ तुम लोगों का कि नहीं? यस सर। हाँ, उसका आंसर भी बताना है फिर। तो कुछ बच्चों ने मुझे आंसर बताया है। यस समर्थ, एक तो एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक होना जरूरी है बेटा ना। अगर वो साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो वो एरोमेटिक नहीं हो सकता है। तो उसमें देखते हैं कौन कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है। It has 6 pi electron and this cyclic delocalization. टू एरोमेटिक है कि नहीं है? टू एरोमेटिक है कि नहीं है? नो सर। नो सर। नहीं बेटा, टू भी एरोमेटिक है। थोड़ा ध्यान से समझना उसको। डू यू थिंक ये जो दूसरे वाले रिंग का पाई बॉन्ड है वो ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड के पोजीशन में है क्या बेटा बाकी पाई बॉन्ड के साथ में? यस सर। नहीं है ना, ऑल्टरनेट पे तो नहीं है ना वो। नहीं। तो अगर वो ऑल्टरनेट पे नहीं है तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। सर मतलब नहीं समझ आया। वापस एक बार बता सकते? मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डीलोकलाइजेशन होने के लिए जैसा ये जो दोनों पाई बॉन्ड है वो आपस में रेजोनेंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कुछ आइडिया है ऐसा? ये जो हमने ब्लैक से ड्रॉ किया है वो आपस में दोनों साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बड़ा ऐसा कुछ आइडिया है तुम लोगों को कि नहीं? सर कर पाएंगे। नहीं कर पाते बेटा। मतलब वो ऑल्टरनेट कार्बन पे होने चाहिए या एडजेसेंट कार्बन पे होने चाहिए तो ही वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। जैसा अगर डबल बॉन्ड ये है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ही वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है ना। ओके सर। यस सर। ठीक है, ऐसा हम लोग समझेंगे भी जब ऑब्वियसली काफी डिटेल में पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
बट ऑल्टरनेट पोजीशन पे होंगे तो ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज वो आइसोलेटेड है बेटा एक दूसरे से, है ना? गेटिंग? यस सर। हाँ, तो सेकंड वाले केस में इफ यू सी दिस पाई बॉन्ड, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर, बाकी के साथ उसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है ना? So we have how many pi electron का cyclic delocalization? 6. Only 6. So we have 6 pi electron which have cyclic delocalization. Third का आंसर एरोमेटिक है। aromatic, it has just 2 pi electron का cyclic delocalization, है ना? फोर्थ वाला सर थर्ड एरोमेटिक कैसे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 ही पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तो है वहाँ, और 2 मतलब जैसे यहाँ मेरे पास n का वैल्यू 1 हो जाता, यहाँ n का वैल्यू 1 हो जाता, यहाँ n का वैल्यू 0 हो जाएगा। वही था ना 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन। यस। फोर्थ वाले केस में एरोमेटिक नहीं है, फिफ्थ एरोमेटिक है कि नहीं है? यस है। फिफ्थ एरोमेटिक है, वी हैव 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन। 6 क्या है? नॉट 6 एरोमेटिक नहीं है। 7th एरोमेटिक। यस 7th एरोमेटिक है बेटा। ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, इट विल आल्सो पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, है ना? सो इसमें भी वी हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन। 8th में एरोमेटिक। एरोमेटिक। 8th में एरोमेटिक है, इट आल्सो हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन। 9th एरोमेटिक। 9th भी एरोमेटिक है, इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन। नाउ एज पर 9th वाला कंपाउंड इज कंसर्न, इसका नाम क्या है, कुछ आइडिया है तुम लोगों को? पाइरिडीन। यस, इसका नाम पाइरिडीन या पिरिडीन जो हम लोग बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, है ना? वो भी एरोमेटिक है। मुझे कुछ ऐसा एरोमेटिसिटी का आइडिया समझ में आ रहा है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो सकता है, ऐसा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ पाएंगे, ठीक है? सर वो एक बार बताओ ना एरोमेटिक कैसे? अरे एरोमेटिक मींस जिसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन है बेटा। सर एन कैसे फाइंड? क्या n? n भाई नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले उसमें। ओके। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होने के लिए या तो 2 होने चाहिए, या 6 होने चाहिए, या 10 होने चाहिए, या 14 होने चाहिए, है ना? यही है ना 4n + 2 टाइप। सर वो पायरीडाइव है। हाँ, उसको पिरिडीन पढ़ते हैं बेटा, PYRIDINE, पिरिडीन। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना? यस, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? तो फिर n = 1 के क्या? सर n = 1 के? अबे तू गधा बच्चा है। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना? तो मेरे पास अगर 4n + 2 का वैल्यू 6 है तो n का वैल्यू 1 नहीं आ सकता है? ओके सर, हाँ सर समझा। तो 4n + 2 का वैल्यू अगर 2 है तो n का वैल्यू 0 आ जाएगा यहाँ।
ये सुनो। हाँ सर हाँ समझा। ठीक है, हम लोग मतलब एक और लेक्चर में ऑर्गेनिक के वो सब पढ़ डालेंगे आगे के, है ना, और हाइड्रोकार्बन के कुछ और कॉमन रिएक्शंस पढ़ लेंगे, प्लस जीओसी का मोर ऑफ लेस हम लोगों ने कर लिया है ना। यस सर। तो थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा हम लोग पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मतलब आई विल टेक 15 लेक्चर्स टू कवर अप जीओसी, है ना, तो बड़ा कुछ है पढ़ने के लिए, तो है ना। तो कितने मार्क्स का केवीपीवाई केवीपीवाई में कितने मार्क्स का होता है यार, वो कुछ ऐसा पहले से फिक्स नहीं होता है ना। केवीपीवाई बड़ा अनसर्टेन सा एग्जाम होता है, मतलब वो कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है। क्लियर? यस। चलो बहुत अच्छे बच्चों, इसका रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा थोड़ी देर में तुम लोगों को ग्रुप पे। यस सर। थैंक यू सर। बाय सर। कल भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर है ना तुम लोगों का? Yes. हाँ सर। हाँ ठीक है, बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ते रहो यार, केवीपीआई में अच्छा करना है भाई हर हाल में, है ना। सर एचआरसीएच सर को रिकॉर्डिंग, मतलब एचआरसीएच सर का रिकॉर्डिंग चाहिए था। सर ये पूछना था कि सर अभी जो सर वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो सर वहाँ पे रिकॉर्डिंग का तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है। अच्छा, कौन से सर दिसंबर 7 से अपडेट ही नहीं किया है। दिसंबर से जनवरी हाँ सर, दिसंबर से कुछ है ही नहीं उसपे। कौन से लेक्चर का रिकॉर्डिंग चाहिए तुम लोगों तो को? कोई भी, सबका चाहिए सर, कुछ मिल ही नहीं रहा है। अरे वो रेस्पेक्टिव टीचर से बोलो, जैसे मैंने किसी बच्चे ने तो आज मुझे जैसे एचआरसीएस सर की रिकॉर्डिंग मांगी थी, जयवल ने मांगी थी शायद, मुझे याद है ना। सर वो सर मुझे सर भी का कुछ तो चाहिए। जूम का मैसेज प्रॉब्लम है, किया इसलिए है। वो बोले कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। हाँ तो मैं वो 4 लेक्चर का रिकॉर्डिंग मैंने उसको भेजा है, देखो आज, है ना। सर ऐसा सर बोलते हैं मुझे कि भी पहले चाहिए। रहता है सर सर, बायो दिसंबर की जो रिकॉर्डिंग रहती है वो यूट्यूब पे आती ही नहीं है। तो कोई डालता ही नहीं यूट्यूब पे वीडियो अभी। ठीक है, वो रेस्पेक्टिव टीचर से मांग लिया करो बेटा, वो जूम रिकॉर्डिंग भेज देगा सीधे सीधे तुम्हें, है ना। सर पर अगर दिसंबर से नहीं है तो फिर बैकअप सर हमें कैसे मिलेगा जो रह गया? क्योंकि एक दो लेक्चर जैसे रह जाते हैं, कई बार जाना पड़ जाता है, कुछ इमरजेंसी आ जाती है सर। हाँ तो बीच में एक दो लेक्चर तेरा network मिस हो हुआ जाता है। है, उसका रिकॉर्डिंग टीचर से ले लिया कर, टीचर भेज देगा रिकॉर्डिंग। सर टीचर से पूछा तो टीचर ने बोला कोऑर्डिनेटर से बात करो। अच्छा, कौन बोला ऐसा? एचआरसीएच सर ने बोला मेरे पास नहीं रहता, मैं कोऑर्डिनेटर को दे देता ऐसा। अच्छा तो एक काम करना, मुझसे मांग लिया कर, है ना, मैं ही सर हूँ आप तेरा देख कोऑर्डिनेटर। सकते हो हाँ बिल्कुल दे लास्ट सकता वीक हूँ। का केवीपीवाई का लेक्चर। हाँ सर, और कल का भी सर। लास्ट ईयर का केवीपीआई मतलब लास्ट संडे का लास्ट ना। वीक, हाँ सर, हम लोग का टेस्ट था ना क्यूमुलेटिव। ठीक है, देखो अगर सर ने रिकॉर्ड किया होगा तो पक्का पक्का मिल जाएगा। रिकॉर्ड किया था पक्का? पता नहीं तो सर। शायद से किया था। देखो रिकॉर्डिंग किया होगा तो मिल जाएगा बेटा, है ना। सर मैं था ही नहीं ना, टेस्ट दे रहा था, इसलिए मुझे पता नहीं क्या रिकॉर्डिंग हुआ। किया होगा तो पक्का मिल जाएगा, है ना? हाँ सर, रिकॉर्ड किया था सर। बस फिर पक्का मिल जाएगा ना। ठीक तो है सर, अभी थैंक यू ग्रुप सर। अभी अगर रिकॉर्ड किया होगा तो अभी ग्रुप पे भेज दूंगा मैं, है ना। Yes. ओके सर। हाँ ठीक है, चलो बढ़िया, तुम लोग एंजॉय करो अभी, है ना। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर मैंने डाउट्स भेजे थे आपको। हाँ अभी कर लेंगे यार, डिस्कस कर लेंगे यार, है ना। और तू उस दिन वो डाउट सेशन में क्यों नहीं रहा था बे, जिस दिन मैं सर मैंने तभी जितना हुआ था उतना तभी डिस्कस हो गया था। अच्छा ठीक है, करता हूँ, है ना। किसी और दिन करते हैं बेटा, है ना। ठीक है सर। हाँ करेंगे जरूर, ये कंफर्म है ना। हाँ सर, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा। बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बाय सर। ओके बाय बाय। Bye sir, thank you. बाय सर। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या आएगा? इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 11 का फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब अप टू केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। ओके, समझा? हाँ थैंक यू।